हेलो एंड वेलकम। मैं कृष्णा कुशवाहा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। अगर आप देख रहे हैं, इस पूरे टॉपिक का नाम है जेट स्ट्रीम या जेट पवनें। तो आज हम जेट पवनों की ही बात करने वाले हैं। क्या होती हैं जेट पवनें, किस तरीके से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सब की अपन चर्चा करेंगे। तो आइए जान लेते हैं जेट स्ट्रीम क्या होती है। ठीक है, जेट स्ट्रीम के थोड़े से परिचय की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जेट धाराओं से तात्पर्य क्या है बेटा, क्षोभ मंडलीय सीमा में यानी ट्रोपोपॉज के पास स्थित पछुआ के कोर में। कहां पर बेटा, पछुआ के कोर में, पछुआ पवनों के वेस्टर्लीज के कोर में संचरित उच्च वेगमयी भू विक्षेपी पवनों से को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। यानी अगर आप देखोगे, मैंने इसके बारे में आपको वायुदा पेटियों में भी बताया था कि हमारे धरातल से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई में क्षोभ सीमा के पास बहुत ही तीव्र वेग से क्षैतिज पवनें चलती हैं। इन्हीं क्षैतिज पवनों को अपन क्या कहते हैं बेटा, जेट स्ट्रीम या जेट पवनें कह देते हैं। ये एक प्रकार से बहुत ही स्पीड से चलने वाली ऊपरी वायुमंडलीय पवनें होती हैं। इनको अपर एटमॉस्फेरिक विंड कहते हैं, जो क्षैतिज वेग से चलती हैं। एक प्रकार के भू विक्षेपण का ये परिणाम होती है। ऊपरी वायुमंडल में दाब प्रवणता और ताप प्रवणता की वजह से ये जो है कहाँ चलती है बेटा, ऊपरी वायुमंडल में क्षैतिज गति चलती है। इनका जो मार्ग होता है वो सर्पिलाकार या कहें हम श्रृंग और गर्त के रूप में, क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में देखने को मिलता है। मियांडर्स बनते हैं, सर्पिल के आकार का इनका जो है पाथ होता है। तो अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ऊपरी वायुमंडल में सर्पिल के आकार के मियांडर्स बनाने वाली या कहें हम कि श्रृंग और गर्त बनाने वाली जो वेव्स होती हैं, अपर एटमॉस्फेरिक जो एक प्रकार से क्षैतिज चलने वाली पवनें होती हैं, उन्हीं को क्या कह देते हैं बेटा अपन, जेट स्ट्रीम या जेट कह देते हैं। जेट स्ट्रीम के बारे में लिखा गया है, यह वायु कोशिकाओं के तापीय विरोधाभास के कारण चलती है। यानी जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में वायु कोशिकाओं में या एयर मासेस में क्या हो जाता है बेटा, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, ताप की प्रवणता पाई जाती है ना। ताप की प्रवणता के चलते क्या हो जाता है, इनकी उत्पत्ति हो जाती है। एक एक करके सारी चीजें बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहिए इस वीडियो लेक्चर के साथ। जेट स्ट्रीम लगभग वैश्विक वायुमंडलीय संचरण का एक अंग है। बिल्कुल सही है, वैश्विक वायुमंडलीय संचरण जितनी भी पवनें चलती हैं अपर एटमॉस्फेयर में या सरफेस पर, उनका एक अभिन्न अंग होती है। यह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय भंवरों के रूप में यानी सरकमपोलर के रूप में, वृत्तीय भंवरों के रूप में पृथ्वी के चारों ओर अगर आप देखोगे ये चला करती है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो संपूर्ण जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली ट्रोपोपॉज के पास चलने वाली क्षैतिज वृत्तीय पवनें हैं, जो हमें अलग अलग अक्षांशों में देखने को मिल जाती हैं। इनसे संबंधित और क्या महत्वपूर्ण बातें होने वाली है, एक डायग्राम से अपन यहां पर समझ लेते हैं। देखिए बेटा, मैंने आपको एटमॉस्फेरिक बेल्ट में बताया था कि हमारे इक्वेटर से गर्म हवा क्या होती है बेटा, इक्वेटर से गर्म हवा ऊपर उठती है। और ये जो गर्म हवा है ये ऊपर उठकर कहां पहुंचती है बेटा, ट्रोपोपॉज यानी क्षोभ सीमा में पहुंचती है। क्षोभ सीमा में पहुंचती है ट्रोपोपॉज, यानी लगभग लगभग 10 से 12 किलोमीटर की हाइट पर इक्वेटर के पास। कहां पर बेटा, इक्वेटर के पास। यहां पर ये जो गर्म हवा, संवहन पवनें हैं, गर्म हवा है, गर्म हवा है, ये क्या होती है, ऊपर उठती है। और गर्म हवा ऊपर उठकर क्या हो जाती है बेटा, यहां पर ये जो विंड है, इसका जो सर्कुलेशन है ये क्षैतिज हो जाता है। इस तरीके से ये विंड कहां चलती है बेटा, क्षैतिज चलती है। और क्षैतिज चलने वाली ये जो पवन है, इसी को अपन क्या कहते हैं बेटा, जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम वास्तव में क्या है, जेट स्ट्रीम जो है वो हमारे ऊपरी वायुमंडल में क्षैतिज चलने वाली पवनें हैं, जो सामान्य तौर पर 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई में ट्रोपोपॉज पर चलती हैं। और यही जेट जो होती हैं, ये इस तरीके से दोनों गोलार्धों में ऊपरी वायुमंडल में चलती हैं। ये जेट आपको आप देखोगे तो इन जेट की जो उत्पत्ति हुई है, वास्तव में इन जेट की उत्पत्ति स्थल से उठने वाली गर्म हवा जब ऊपर जाके ठंडी होती है और ठंडी होकर दोनों भागों में, दोनों गोलार्धों में उतरती है, तो क्षैतिज रूप से क्या होने लगती है बेटा, विंड का सर्कुलेशन होता है। यानी अगर आप देखोगे यहां पर गर्म हवा ऊपर उठी है, और गर्म हवा ऊपर उठी यानी यहां पर तो साइक्लोन बना है, लेकिन यहां पर हवा का क्या हुआ है बेटा, अपसरण हुआ है। और हवा का अपसरण होने से यहां पर एंटी साइक्लोन बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, एंटी साइक्लोन बन जाता है। यानी अगर आप देखोगे जब भी जेट बनती है
तो आप सरफेस पर देखोगे तो साइक्लोन बनेगा, क्या बनेगा बेटा, चक्रवात बनेगा, और एटमॉस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर में क्या बनता है बेटा, एंटी साइक्लोन बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, एंटी साइक्लोन बन जाता है। यानी साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का मिश्रण होती है जेट स्ट्रीम। अगर सरफेस पर साइक्लोन है तो ऊपरी एटमॉस्फेयर में आप क्या हो जाएगा, एंटी साइक्लोन। अगर ऊपरी एटमॉस्फेयर में साइक्लोन है तो सरफेस पर हमें एंटी साइक्लोन देखने को मिला। ये दोनों विरोध की स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से जेट स्ट्रीम की क्या होती है बेटा, उत्पत्ति होती है। ये जेट पवने अगर आप देखोगे यहां पर भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, मैंने यही बताया था कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी की क्या बेटा, घूर्णन गति के कारण कोरियोलिस बल का प्रभाव ध्रुवों पर अधिक होता है। तो यहाँ की पवनें भी क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, और विक्षेपित होकर यहाँ चूंकि ट्रोपोपॉज की जो ऊंचाई है वो बहुत कम होती है, तो यहाँ पर जल्दी से कहाँ पहुंच जाती है बेटा, थोड़ी सी ऊपर उठकर, चूंकि ऊंचाई कम है, क्षोभ सीमा में पहुंच जाती है। और क्षोभ सीमा में पहुंचकर क्या होती है बेटा, क्षोभ सीमा में उठकर पुनः क्या बन जाती है, जेट के रूप में ये संचरित होने लगती है। इस तरीके से जेट बन जाती है। तो यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलता है बेटा, एक जेट स्ट्रीम हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती है। यानी यहाँ पर भी जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है, जेट स्ट्रीम यहाँ पर भी बनती है। यानी आप यहाँ पर देखिएगा कि इक्वेटोरियल जो हमारे प्रेशर बेल्ट है, लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ से भी गर्म हवा ऊपर उठी और ठंडी होकर जेट बनी। इसके अलावा सब पोलर रीजन से भी हवा ऊपर उठती है और जेट बनती है। यानी कहने का मतलब है कि वायु दाब पेटियों से जो हवा ऊपर उठ रही है, डायनामिक मोशन कर रही है, थर्मल के कारण ऊपर उठ रही है, यही ऊपरी वायुमंडल में जाकर क्या बन रही है बेटा, जेट बन रही है। तो हमें जेट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जेट स्ट्रीम जो है ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण होते हैं। ठीक है, चलिए ये हमने अभी समझा है। अब बेटा अगर बात करें हम जेट स्ट्रीम की, थोड़ी सी विशेषताएं देख लेते हैं कि जेट स्ट्रीम की मुख्य विशेषता क्या है। तो जेट स्ट्रीम की मुख्य विशेषताओं में अगर आप देखेंगे तो इनका प्रवाह स्थान क्या है बेटा, इनका प्रवाह है क्षोभ सीमा। मैंने कहा था कहाँ चलती है, ट्रोपोपॉज में चलती है। ऊंचाई कितनी होती है बेटा, 8 से 12 किलोमीटर। हालांकि ये अगर आप देखोगे तो 8 से 12 किलोमीटर यानी 12 किलोमीटर लगभग इक्वेटर के पास होती है, और धीरे धीरे अगर आप जाओगे ऊंचाई की ओर, ध्रुवों की ओर, तो इनकी ऊंचाई क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ध्रुवों में इनकी ऊंचाई 8 किलोमीटर ही बचती है, यानी ज्यादा ऊंचाई पर नहीं चलती है। मोटाई 1 से 3 किलोमीटर है, लंबाई 160 से 3200 किलोमीटर तक लंबाई में ये घूर्णन करती है। दिशा क्या है, तो ये पश्चिम से पूर्व की। याद रखना अधिकांश जो जेट स्ट्रीम होती है वो पछुआ होती है। कैसी होती है बेटा, अधिकांश जेट स्ट्रीम पछुआ होती है, पश्चिम से पूर्व जाती हैं। एक जेट स्ट्रीम इसका अपवाद है, वो अपन आगे देखने वाले हैं। इनका संचरण कैसे होता है, तो दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों तक चलती है। यानी ये इक्वेटर के पास नहीं मिलती, 20 डिग्री अक्षांश से अगर आप कहां जाओगे, पोलर क्षेत्र की ओर जाओगे या ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाओगे, तो वहां पर आपको देखने को मिलती है दोनों गोलार्धों में। प्रवाह मार्ग क्या है इनका बेटा, ये विसर्पिलाकार है, यानी मियांडरिंग बनाती है। यानी ये कैसे चलती है बेटा, ऐसे क्रेस्ट और ट्रफ में चलती है। ठीक है, श्रृंग और गर्त में इनका क्या होता है बेटा, संचरण होता है। श्रृंग और गर्त ये बनाती है। ठीक है, पट्टियों के रूप में चलती है। औसत स्पीड कितनी है बेटा, तो वैसे तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी एवरेज स्पीड है। क्या है बेटा, एवरेज स्पीड है। ठीक है, लेकिन ये इनकी एवरेज स्पीड है, लेकिन ये कभी कभी इस स्पीड से ज्यादा 400 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मैक्सिमम चल सकती है। क्या आई बात समझ में, यानी एवरेज स्पीड तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन कभी कभी इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि स्पीड 400 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी हो सकती है अधिकतम। ये जो जेट स्ट्रीम है बेटा, शीतकाल में यह ग्रीष्मकाल की तुलना में लगभग 2 गुना अधिक प्रबल हो जाती है। यानी जेट स्ट्रीम ज्यादा स्ट्रेंथनिंग कब होती है, जब शीत ऋतु आती है। शीत ऋतु के समय ताप प्रवणता हमें ज्यादा देखने को मिलती है स्थल और जल में, अपर एटमॉस्फेयर में। इसीलिए बेटा जेट स्ट्रीम शीत ऋतु में ज्यादा प्रबल है ग्रीष्म ऋतु की तुलना में। ठीक है, इसका मौसमी विस्थापन सूर्य के विस्थापन के साथ होता रहता है। यानी सन का जहां अगर बात करें, सन उत्तरायण जाएगा, दक्षिणायन जाएगा, ऐसे ही जेट स्ट्रीम में क्या हो जाता है बेटा, इनका मौसमी स्थानांतरण होता रहता है। इसको भी अपन बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। पीटरसन ने जेट धारा को तापीय प्रवाह कहा है, थर्मल करंट कहा है। तापमान की प्रवणता के कारण इनका क्या होता है बेटा, प्रवाह होता है। तो इसको भी हमें अच्छे से पढ़ना है। यह ऊपरी पछुआ पवन के कोर में प्राप्त होती है, जहां वायु कर्तन न्यूनतम होता है। यानी वायु जहां पर
बहुत ज्यादा कर्तित नहीं होती, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होती। अपर एटमॉस्फेयर में चलने वाली ये पवन है जो पछुआ पवन के साथ साथ पश्चिम की पूर्व की ओर चलती है, उसी के कोर में, उसी की पेटी में चलने वाली पवन होती है। तो जेट स्ट्रीम के संबंध में ये सारी विशेषताएं आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी, क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जेट स्ट्रीम की ये सारी क्या हो गई बेटा, विशेषताएं हो गई जो हमने देखी है। अब देखिएगा अंग्रेजी में भी आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जो जेट पवन होती है, जेट पवनों के साथ होता ये है बेटा, जेट पवन श्रृंग और गर्त बनाती है। क्या बनाती है बेटा, श्रृंग और गर्त। याद रखना, ये हमारा श्रृंग हो जाता है और ये क्या हो जाता है बेटा, हमारा गर्त हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, गर्त हो जाता है। अगर श्रृंग देखें तो श्रृंग का मतलब क्या है, तो याद रखना जहां पर भी साइक्लोन्स बनते हैं, क्या बनते हैं बेटा, साइक्लोन बनते हैं, चक्रवात बनते हैं, लो प्रेशर के क्षेत्र बनते हैं। तो चक्रवात जहां पर बनते हैं वहां पर हमेशा श्रृंग बनता है, क्योंकि गर्म हवाएं क्या उड़ती है बेटा, ऊपर उठती है। इसलिए गर्म हवाएं चूंकि ऊपर उठ रही है, चक्रवात बन रहा है, इसलिए याद रखना कि श्रृंग कहां बनता है, जेट स्ट्रीम की मियांडर से। मियांडर मतलब श्रृंग और गर्त में चलती है जेट स्ट्रीम। तो श्रृंग कहां बनता है, तो श्रृंग का निर्माण कहां होता है, जहां पर साइक्लोन बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, चक्रवात बनते हैं। तो जहां पर चक्रवात बनते हैं वहां पर क्या बनता है बेटा, श्रृंग बनता है। लेकिन ट्रफ कहां बनता है, गर्त कहां बनता है बेटा, जहां वायु, और याद रखना यहाँ वायु कैसी है, गर्म है, तो ज्यादा ऊपर उठ जाएगी। तो चक्रवात चूंकि क्या होते हैं, गर्म वायु को ऊपर उठाते हैं, तो यहाँ श्रृंग बन जाता है, यहाँ वायु वार्म होती है। लेकिन जहां वायु कोल्ड है, ड्रायर है, कैसी है बेटा, वायु ड्रायर है, वहां पर क्या हो जाते हैं बेटा, एंटी साइक्लोन बनते हैं, प्रति चक्रवात बनते हैं, क्योंकि वायु ऊपर से नीचे उतरती है। तो यहाँ क्या बनते हैं बेटा, प्रति चक्रवात बनते हैं, प्रति चक्रवात का निर्माण होता है। वायु नीचे उतर रही होती है तो यहाँ पर क्या बन रहे होते बेटा, प्रति चक्रवात बन रहे होते। तो याद रखना, क्रेस्ट में हमेशा क्या बनेगा बेटा, क्रेस्ट जहां पर पाया जाता है वहां हमेशा चक्रवात बनते हैं, और ट्रफ जहां बनते हैं वहां पर प्रति चक्रवात बनते हैं। क्रेस्ट में वायु गर्म होती है और ट्रफ में वायु ठंडी होती है, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये जेट स्ट्रीम चलती है, एक एक करके हम देखेंगे कि कैसे पोलर रीजन में और कैसा सब ट्रॉपिकल, इस जो अगर बात करें रीजन में, हमें जेट स्ट्रीम इस तरीके से मियांडरिंग करते हुए नजर आती है। तो इस डायग्राम को भी आप बहुत अच्छे समझ सकते हो कि कैसे विश्व स्तर पर चारों ओर पृथ्वी के जेट स्ट्रीम का प्रवाह क्षैतिज रूप से होता है, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या बेटा, जेट स्ट्रीम के प्रकार। तो जेट स्ट्रीम के कितने प्रकार हैं, तो जेट स्ट्रीम 4 प्रकार की होती है। परिध्रुवीय या ध्रुवीय वाताक जेट स्ट्रीम, जिनको पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम कहते हैं। दूसरा उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली, ठीक है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। इसके बाद है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। और चौथा होता है समतापीय ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम, यानी पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में चलती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बात करें 4 प्रकार की जेट स्ट्रीम होती है, एक एक करके इनके बारे में बेटा हमें जानना है। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं फर्स्ट जेट स्ट्रीम के बारे में, परिध्रुवीय या ध्रुवीय वाताग्री जेट स्ट्रीम, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिएगा मैंने आपको भी एक डायग्राम बताया, उसमें से ही आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पर परिध्रुवीय, परिध्रुवीय यानी ध्रुवों के चारों ओर चलने वाली, ध्रुवों के चारों ओर चलने वाली जेट पवनों को ही परिध्रुवीय जेट स्ट्रीम कहते हैं। अब परिध्रुवीय जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति कहाँ होती है और ध्रुवों के चारों ओर ये वाताग्रों से कैसे उत्पन्न होती हैं और चलती हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए बेटा क्या होता है, जो हमारा सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर जोन होते हैं, इनसे वायु घूर्णन करती हुई क्या होती है बेटा, कोरियोलिस बल के प्रभाव में ऊपर उठती है और पहुंचती है ट्रोपोपॉज में। कहां पहुंचती है बेटा, ट्रोपोपॉज में। और ट्रोपोपॉज में पहुंचकर इसकी एक शाखा उत्तर की ओर और एक शाखा दक्षिण की ओर उतरती है। जब ये ट्रोपोपॉज में पहुंचती है तो ठंडी होकर, कैसी होकर बेटा, ठंडी होकर ये कैसे चलती बेटा, इस तरीके से। अगर आप देखोगे ऊपर की ओर चलती है, लेकिन इनकी जो दिशा होती है कोरियोलिस बल के प्रभाव में कैसी हो जाती है, ये दिशा इस तरीके से हो जाती है। और इस तरीके से ये कहां उतरती है बेटा, इस तरीके से कहां उतरती है, ध्रुवों पर उतरती है। तो देखिएगा ये जेट स्ट्रीम कहां उतर रही है बेटा, यहां से ऊपर उठी, यहां से हवा ऊपर उठती है और इस तरीके से डायनामिक मोशन में हवा ऊपर उठती है और इस तरीके से ऊपरी वायुमंडल में ये क्या करती है बेटा, अगर आप देखोगे ये कहां से चल रही है बेटा, दक्षिण पश्चिम से चल रही है। कहां से चल रही है, दक्षिण पश्चिम से। और यहां उतरकर यहां क्या बनाती है बेटा, हाई प्रेशर बनाती है। तो देखिएगा ये इस तरीके से चल रही है और पूरे ध्रुवीय भागों में चारों ओर चलती है। कहां चलती है बेटा, चारों ओर चलती है। तो आप देखिएगा यहां से गर्म हवा ऊपर उठी और ध्रुवीय भागों में क्या हो रही है, जेट के रूप में चारों ओर ये चल रही है, मियांडर्स बनाते हुए चल रही है। चूंकि परिध्रुवीय कह रहे हैं यानी ध्रुवों के चारों ओर। और क्या है बेटा, वाताग्री शब्द जुड़ा है। क्या शब्द जुड़ा है, वाताग्री।
तो वाताग्री शब्द जुड़ा है। तो यहाँ देखिएगा क्या होता है बेटा, पोलर रीजन से ठंडी हवा आती है, ठंडी वायु राशि आती है। मैंने आपको बताया था जब वाताग्र पढ़ाया था, तो यहाँ से ठंडी वायु राशि आती है बेटा, और यहाँ से कौन सी वेस्टर्ली कौन सी वायु राशि लाती है, ये गर्म वायु राशि लाती है। यहाँ गर्म वायु राशि एयर मास होता है, ठीक है। तो यहाँ का वार्म एयर मास और यहाँ का ध्रुवों का ठंडा एयर मास आपस में आप मिलेगा बीच में, तो यहाँ पर क्या बनते हैं बेटा, यहाँ पर बनते हैं वाताग्र। क्या बनते हैं यहाँ पर बेटा, यहाँ पर बनते हैं वाताग्र, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रंट बनते हैं, और फ्रंट से ही अगर आप देखोगे ये पूरे के पूरा क्षेत्र वाताग्री क्षेत्र है। और वाताग्री क्या बनाते हैं बेटा, वाताग्री चक्रवात बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, चक्रवात। और आपको पता ही है चक्रवातों से गर्म हवा क्या होती है, ऊपर उठती है, क्योंकि लो प्रेशर के जोन होते हैं, तो गर्म हवा ऊपर उठती है, और गर्म हवा ऊपर उठेगी और यही कहाँ पहुंचेगी, ट्रोपोपॉज में, और क्या बन जाएगी बेटा, ये बन जाएगी जेट। क्या बन जाएगी बेटा, जेट बन जाती है। तो ये ध्रुवीय जेट है। कौन सी जेट है बेटा, ध्रुवीय, जो वाताग्रों के कारण उत्पन्न हुई है, दो अलग अलग डिफरेंट एयर मासेस के मिलने से बने फ्रंट से निर्मित हुई है, इसलिए इसको अपन फ्रंटल जेट कह देते हैं या पोलर फ्रंटल जेट कह देते हैं। आई बात समझ में। तो यहां पर ये जेट स्ट्रीम बनती है, ठीक है। अब इसकी जो डायरेक्शन होती है कैसी होती है बेटा, दक्षिण पश्चिम, यानी ये पछुआ होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। अगर इस डायग्राम में देखोगे तो आपको स्पष्ट नजर आएगा ये पोलर जेट है। ये देखिए आप, पोलर जेट इस तरीके से चलती है, यानी पोल को चारों ओर, पोल के चारों ओर चलती है, और ध्रुवों के चारों ओर ये ध्रुवों की क्या करती रहती है बेटा, परिक्रमा करती रहती है। दोनों गोलार्धों में इस तरीके का होता है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ही चलती है। इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होती, बहुत ज्यादा स्थायी नहीं होती, क्योंकि दोनों ही क्षेत्रों में अगर आप देखोगे क्या पाया जाता है बेटा, लैंड वाला भाग ज्यादा है, और लैंड वाले भाग में टेम्परेचर में थोड़ा सा क्या हो जाता है, दाब प्रवणता में या ताप प्रवणता में क्या होती है बेटा, परिवर्तन होता रहता है, इसलिए बहुत ज्यादा स्थायी नहीं होती, अस्थायी प्रकृति की होती है, याद रखना। अच्छा, इसके बारे में अगर आप बात करें तो ये जो पोलर जेट होती है, पोलर जेट के बारे में कहा जाता है कि ये जो जेट स्ट्रीम है, ये अगर बात करें 1945 में खोजी गई थी। कब खोजी गई थी बेटा, 1945 में। 1945 में जब अमेरिका ने जापान पर सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बहुत ज्यादा क्या हुए थे बेटा, बहुत ज्यादा बम्बारिंग की थी, तो ऊपरी एटमॉस्फेयर में जो जेट इनकी चलते थे, और जेट उतरते थे कहां पर बेटा, जापान की ओर। तो अमेरिका से जापान की ओर जेट चलते थे, तो उनको ऊपरी वायुमंडल में इन जेट के क्षेत्र में जाकर क्या होती बेटा, जाने में परेशानी होती थी। यानी ये जेट जो होते थे, इनके मार्ग में ये जेट स्ट्रीम क्या करती थी, अवरोध उत्पन्न करती थी, तभी से इनका नाम क्या पड़ गया बेटा, जेट पड़ गया। तो ये ध्रुवीय जेट ही थी जो उस समय 1945 में क्या करती थी बेटा, ये मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती थी। रॉसबी नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जेट स्ट्रीम के बारे में सबसे पहले पता लगाया, ध्रुवीय जेट स्ट्रीम के बारे में। तो इन्होंने इस ध्रुवीय जेट स्ट्रीम को रॉसबी वेव्स कह दिया, रॉसबी तरंग कह दिया, तो उनको रॉसबी तरंगों के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे ये ध्रुवीय जेट स्ट्रीम हो जाती है बेटा। अब ध्रुवीय जेट स्ट्रीम से संबंधित जो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, आप एक बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगी। देखिएगा कहाँ चलती बेटा, 40 से 60 डिग्री अक्षांशों में चलती हैं, बताया मैंने आपको। इसके बाद अधिक अनियमित और अधिक अस्थिर होती है, बताया मैंने। प्रवाह दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, या वायु राशियों के अभिसरण से निर्मित होती हैं, ठीक है। समुद्र तल के ऊपर अधिक विकसित होती है, ये याद रखना है कि सी लेवल के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि वहां पर ताप की प्रवणता ज्यादा है। इसके अलावा शीतकाल में अत्यधिक विकसित होती हैं, और समशीतोष्ण चक्रवात या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन के साथ ये डेवलप होती है, संबंधित होती है। 7 से 8 दिनों तक इनका जो है दिन या कह सकते हैं टाइम पीरियड होता है। साइबेरिया के ऊपरी भाग में ये उपस्थित नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हमें फेरल सेल नहीं मिलता, तो फेरल सेल की अनुपस्थिति इसलिए डेवलप नहीं होती है, ये मैंने पहले ही बताया। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के क्षेत्र से क्या है बेटा, ये संबंधित है। मैंने बताया सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर जोन से ही संबंधित है। तो पहला जेट हो गया जो कहां पर चलती है बेटा, हमें इस प्रकार के अक्षांश में देखने को मिलती है। यहाँ पर ये पोलर फ्रंट हमें देखने को इस तरीके से मिलती है, ठीक है, ये पोलर फ्रंट है। चलो, इसके बाद दूसरी जेट स्ट्रीम क्या है बेटा, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। उपोष्ण कटिबंधीय और पछुआ जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल अगर बात करें क्या है बेटा, पछुआ जेट स्ट्रीम। इनको भी देख लेते हैं इसी डायग्राम से बेटा। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या देखा हमने, देखिए इक्वेटोरियल
जो इक्वेटोरियल भाग है यहाँ से हवा ऊपर उठती है और क्या बनती है बेटा, जेट बनती है। और यही जेट अगर आप देखोगे ये जेट आगे बढ़ रही है, ठीक है, ये जेट चलती है, इस जेट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है, ये भी कहाँ से आती है बेटा, दक्षिण पश्चिम से आती है। अब देखिएगा इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ से भी ये जेट चल रही है, तो यहाँ से भी ये जेट पवन, ये भी तो जेट है, ये पवन कहाँ आती है बेटा, ये दोनों जेट, अगर ये वाली जेट देखोगे और ये वाली जेट देखोगे, ये दोनों जेट कहाँ मिलती है बेटा, ये दोनों जेट यानी यहाँ पर सेल बनते हैं। ये कौन सा सेल है बेटा, हेडली सेल, और ये कौन सा है, स्फेरल सेल, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो फेरल सेल और हेडली सेल के बीचों बीच, ये फेरल सेल, ये हेडली सेल, तो फेरल सेल और हेडली सेल के बीचों बीच यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर ये मिल जाती है, मिलती है कि नहीं मिलती, और यहाँ पर दोनों क्या होती है, आपस में मिलती है, यानी यहाँ पर अभिसरण होता है वायु का, और यहाँ पर क्या बनेगा, देखो वायु आपस में मिलेगी, यानी यहाँ पर मिलेगा चक्रवात। क्या बनेगा बेटा, चक्रवात बनता है यहाँ पर, और यहाँ से हवा वो नीचे उतरती है, और नीचे उतरती है और यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है, और हाई प्रेशर पर क्या बनेगा बेटा, प्रति चक्रवात बनेगा, और यहाँ प्रति चक्रवात से उत्तर की ओर वेस्टर्ली का जन्म होता है और दक्षिण की ओर बेटा व्यापारिक पवनों की उत्पत्ति होती है। तो कुल मिलाकर ऊपरी वायुमंडल में चक्रवात बनता है और निचले वायुमंडल प्रति चक्रवात बनता है। तो इसी को जो कहाँ चल रही है बेटा, जो हमारे अगर आप देखोगे तो लगभग 30-35 अक्षांश से ध्रुवीय क्षेत्रों में, यानी 60-65 के बीच में, तो 30-35 अक्षांश से 60-65 के बीच में चलने वाली इन्हीं पवनों को क्या कह देते हैं अपन, है ना, क्या कह देते बेटा अपन, इनको कह देते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम या उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम। क्या कह देते हैं बेटा, उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम कह देते हैं, ठीक है। तो उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम क्या है, जो हेडली सेल और फेरल सेल की कोशिका में चलती है, ऊपरी वायुमंडल में चलती है और तेज गति से चलती है। अगर आप यहाँ देखोगे सब ट्रॉपिकल एरिया में इनकी ऊंचाई कम होती है, जबकि ट्रॉपिकल एरियाज में इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर अपर एटमॉस्फेयर में यहाँ पर चक्रवात बनता है और जब नीचे उतरती तो प्रति चक्रवात बनाकर ये वेस्टर्लीज और किसको जन्म देती है बेटा, ये ट्रेड विंड को जन्म देती है। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। इनके बारे में और महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं तो वो भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। देखिएगा इनके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। ये 30-35 अक्षांशों पर स्थित होती है, 30-35 अक्षांश, और ऊपर से अगर बात करें फेरल्स, जो फेरल सेल आता है वहां से मिलकर ये वहां पर अगर बात करें क्या जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है। 30-35 अक्षांश से ध्रुवीय अगर बात करें उपध्रुवीय पेटी तक इनका विस्तार पाया जाता है। यह नियमित और अपेक्षाकृत ज्यादा स्थायी होती है। क्यों होती है बेटा, क्योंकि ऊपरी वायुमंडल में हवाओं के आपस में दो कोशिकाओं के बीच में, फेरल सेल हेडली सेल के बीच में चल रही, तो ज्यादा स्टेबल होती हैं, वायुदाब प्रवणता यहाँ बहुत कम होती है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। यह हेडली और फेरल सेल कोशिकाओं की सीमा पर पाई जाती है। देखो मैंने यही बताया आपको, हेडली और फेरल सेल कोशिकाओं के बीच में तापमान के अंतर के कारण क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। हेडली सेल कोशिका ठंडी है, गर्म है, और फेरल सेल कोशिका ठंडी है, तो तापमान की प्रवणता यहाँ है, इसलिए यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। इस क्षेत्र में दोनों कोशिकाओं के अभिसरण से पछुआ पवनें बनती हैं, जिसके कारण जिसके कोर में क्या होती है, जेट होती है। तो ये दोनों क्या होती है बेटा, पछुआ पवनों के कोर में जनरेट होती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। इस जेट के गर्त के नीचे उच्च दाब, देखो मैंने कहा था गर्त जहां पर बनता है नीचे की ओर क्या बनता है, एंटी साइक्लोन। गर्त जहां पर बनता है वहां पर उच्च दाब होता है, यानी एंटी साइक्लोन बनेगा, प्रति चक्रवात बनेगा। और ऊपरी वायुमंडल में क्या बनता है बेटा, चक्रवात बनता है। मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार होती हैं। 30-35 पर क्या है बेटा, मरुस्थल है, हाई प्रेशर है, तो वहां पर वर्षा होती नहीं है। प्रति चक्रवाती दशाएं तो मरुस्थल बनते हैं। जेट के सुरंग के नीचे हमेशा क्या बनता है बेटा, चक्रवात। ऊपरी वायुमंडल में क्या बनेगा बेटा, चक्रवात बनता है। यह उपोष्ण जलवायु तंत्र से संबंधित है, बिल्कुल सही है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु तंत्र से ये संबंधित होती है। तो इस तरीके से हमें ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहाँ देखने को मिलती है बेटा, टेम्परेट एयर और ट्रॉपिकल एयर, फेरल सेल हेडली सेल के बीचों बीच हमें ये जेट देखने को मिल जाती है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमें ये सब ट्रॉपिकल जेट हमें देखने को मिलती है। ये हमारी फेरल सेल है, ये हमारा हेडली सेल है, दोनों की कोशिकाओं के बीच में यहाँ पर ये जेट है, ये हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर साइक्लोन, यहाँ पर एंटी साइक्लोन, ठीक है। चलो, अब इसके बाद तीसरी जेट है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। तीसरी जेट कौन सी बेटा, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम मतलब ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, यानी ये अपवाद है। सारी जो जेट है वो पछुआ होती है, पश्चिम से पूर्व चलती है, पूर्व से पश्चिम चलती है। अब इसके बारे में अगर आप देख लो तो अभी जो दो जेट स्ट्रीम देखी, ये इसी क्षेत्र में चलती है, यानी ये स्थायी रूप से चला करती हैं बेटा, है ना, अक्षांशों के आधार पर चलती हैं। लेकिन अब जो तुम दो जेट देख रहे हैं, एक तो पूर्वी जेट स्ट्रीम और एक और देखेंगे अपन ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम। ये बेटा कैसी होती है, ये रीजनल होती हैं और सीजनल होती हैं। ये किसी सीजन के में और किसी रीजन विशेष में स्थानीय
अगर बात करें परिस्थितियों के आधार पर उत्पन्न होती हैं। तो उपोष्ण उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम एक स्थानीय अगर बात करें जेट स्ट्रीम है। ये किसी रीजन विशेष पर और किसी सीजन विशेष पर सूर्य की स्थिति के आधार पर उत्पन्न होती है। तो ये कहाँ उत्पन्न होती है, आइए जान लेते हैं। देखिए बेटा, इसकी उत्पत्ति हमारे भारत से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, भारत से जुड़ी हुई है। ये अगर आप देखोगे, ये हमारे भारत में अगर आप देखोगे, जब सूर्य उत्तरायण की ओर होता है तो भारत में अगर आप देखें तो भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, नॉर्थ वेस्ट वाला भाग है, ये बहुत ज्यादा क्या होता है बेटा, गर्म होता है। इसके अलावा मतलब थार डेजर्ट बोल सकते हैं अपन, थार मरुस्थल, और यहाँ पर तिब्बत का पठार। कौन सा पठार बेटा, तिब्बत का पठार, ठीक है। तो तिब्बत का पठार, तो ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं बेटा, गर्म होते हैं। और यहाँ से क्या होती हैं, गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं। तो यहाँ से गर्म हवाएं क्या उठती हैं बेटा, ऐसे ऊपर उठती हैं। और ये जो गर्म हवाएं यहाँ से ऊपर उठ रही हैं, वो गर्म हवाएं का क्या इस तरीके से ऊपरी वायुमंडल में जाकर क्या होती है बेटा, जेट बनती है। क्या बनती है बेटा, ऐसे जेट बनेगी। और वो जेट का प्रवाह कैसा होगा बेटा, ये उत्तर पूर्व से इस तरीके से, देखो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होता है। तो ऐसे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की होती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं बेटा, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। चूंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तो पूर्व से आती हैं, तो इनका प्रभाव कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, ऐसे होता है। तो ये पूर्व से आती है। कहां से बातें आती बेटा, उत्तर पूर्व से आती है। और कहां चलती है बेटा, दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, ठीक है। तो उत्तर पूर्व से कहां चलती है, दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। इसलिए इनको क्या कहते हैं बेटा, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं। तिब्बत का ये क्षेत्र बहुत ज्यादा गर्म होता है। ITCZ भी यहीं पर स्थित होता है, इसलिए चलती है। भारत की जलवायु बहुत अच्छे समझने वाले। जब ये उत्तर पूर्वी जेट स्ट्रीम विषुवत रेखा को पार करती है तो इनकी दिशा कैसी हो जाती है, देखो बेटा, इनकी दिशा होती है उत्तर पश्चिम। कैसी हो जाती है, ये उत्तर पूर्वी जेट स्ट्रीम जैसे विषुवत रेखा पार करेंगी उत्तर पश्चिमी हो जाएंगी। और कहां उतरती है बेटा, 15 से 20 डिग्री अक्षांशों पर मेडागास्कर, मस्करनी और सोमालिया के पास उतरती है। और वहां से हिंद महासागर के हाई प्रेशर को और बढ़ा देती है। और हिंद महासागर का हाई प्रेशर बढ़ेगा तो वहां से क्या आएगा बेटा, जो ट्रेड विंड चल रही हैं उनको ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथनिंग कर देती हैं। और जो ट्रेड विंड है तेज गति से विषुवत रेखा पार करके दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में लाती है। और भारत में क्या कराती है बेटा, वर्षा कराती है। तो इस तरीके से तिब्बत के पठार थार मरुस्थल के तापमान और दाब प्रवणता के कारण ये उत्पन्न होती है, यानी रीजनल और सीजनल है। ये हमेशा जब सूर्य उत्तरायण है तब उत्पन्न हो रही है। ITCZ 30 डिग्री नॉर्थ है तब उत्पन्न हो रही है। और ये कहाँ उतर रही बेटा, अगर बात करें हिंद महासागर में उतरकर हमारे मॉनसून को क्या कर रही है, स्ट्रेंथनिंग कर रही हैं। और भारत में अच्छा मॉनसून लाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो मॉनसून का जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम सिद्धांत है वो यही बताता है हमारे लिए। तो ये है रीजनल या सीजनल जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट स्ट्रीम पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, ठीक है। इनसे संबंधित और बातें जान लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, एकमात्र जेट जिसकी दिशा कैसी होती है, पूर्व से पश्चिम होती है। इसका प्रमुख प्रभाव भारतीय मानसून पर होता है। तिब्बती पठार के ऊष्मन से संबंधित है। देखो मैंने बताया था, ग्रीष्म काल में तिब्बत के गर्म होने से धरातल पर चक्रवातीय दशा उत्पन्न होती है, गर्म हवा ऊपर उठती है। 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये हमें देखने को मिलती है। इसका एक प्रभाव उत्तर पूर्वी भारत की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। कोरियालिस प्रभाव के कारण फिर ऊंचाई में ये पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं। तो उत्तर पूर्व से फिर दक्षिण पश्चिम हो जाती हैं। सूर्य की दक्षिणायन जाने पर ये विलुप्त हो जाती हैं। अब सूर्य दक्षिणायन जाएगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो भारत में फिर जेट का प्रभाव खत्म हो जाता है। यह भारतीय मानसून की क्रियाविधि से गहराई से जुड़ी, मैंने कहा था भारतीय मानसून को स्ट्रेंथनिंग करती हैं। बंगाल की खाड़ी के चक्रवात और वर्षा तंत्र की दिशा और वितरण को भी ये प्रभावित करती हैं। ITCZ की स्थिति और विस्थापन से सीधे सीधे संबंधित हैं और उसको प्रभावित करती हैं। तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के बारे में ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से क्या होना चाहिए बेटा, पता होना चाहिए, ठीक है। अब जल्दी से लास्ट और देख लेते हैं। लास्ट है हमारी कौन सी बेटा, लास्ट हमारी जो जेट स्ट्रीम है ये है बेटा हमारी समतापीय ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम। समतापीय यानी समताप मंडल में, ये भी एक प्रकार से बेटा किसी क्षेत्र विशेष में, किसी रीजन विशेष में उत्पन्न होने वाली जेट स्ट्रीम है। इसके बारे में देख लेते हैं बेटा। ये जो जेट स्ट्रीम होती है ये बेटा ऊपरी वायुमंडल में अगर आप देखोगे, जो हमारी समताप रेखा है, ठीक है, समताप जो लेयर है, तो समताप मंडल में जो ओजोन परत होती है, ओजोन परत सूर्य प्रकाश को या इंसोलेशन को ग्रहण करके गर्म हो जाती है बेटा। लेकिन ओजोन परत के नीचे क्षोभ मंडल है, क्षोभ सीमा है, वहां का तापमान क्या होता है बेटा, अगर आप ध्रुवीय क्षेत्रों में देखो तो क्षोभ मंडल की क्षोभ सीमा का तापमान तो कम होता है।
तो ध्रुवीय क्षेत्रों में, कहां पर बेटा, ध्रुवीय क्षेत्रों में क्षोभ मंडल का तापमान तो कम है, क्षोभ सीमा का तापमान कम है, लेकिन ओजोन परत के पास तापमान बहुत ज्यादा होता है। तो तापमान की क्या पाई जा रही बेटा, विसंगति पाई जा रही, विरोधाभास है तापमान में, यानी तापीय प्रवणता है। और इस तापीय प्रवणता के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में इस प्रकार की जेट स्ट्रीम का उद्भव होता है, उत्पत्ति होती है। यानी इस ध्रुवीय क्षेत्र में ये जेट स्ट्रीम इस तरीके से हमें उत्पत्ति इनकी होती है। ये पोलर वर्टेक्स के रूप में, ध्रुवीय भंवर के रूप में चारों ओर चलती रहती है। समताप मंडल से संबंधित है, समताप सीमा की तापीय विरोधाभास से संबंधित है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, समताप ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम। और रात के समय चलती है तो ये ध्रुवीय क्षेत्रों का तापमान बहुत ज्यादा गिरा देती है, ये तापमान हिमांक के नीचे आ जाता है। इसलिए हम देखते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में रात में शीतलहर और बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। तो ये है बेटा हमारी समताप ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम। ठीक है, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। यह क्षोभ मंडल के ऊपर लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमें देखने को मिलती है, क्योंकि क्षोभ सीमा 15 से 30 जो हमारी ओजोन परत है वो 15 से 30 किलोमीटर में से क्षोभ मंडल 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। शीतकाल में तीव्र ताप प्रवणता के कारण का निर्माण होता है, ग्रीष्मकाल में इनका वेग कम हो जाता है, शीतकाल में ज्यादा प्रभावी है। ध्रुवों पर शीत रात्रि के 6 महीने में सूर्य ताप ओजोन परत को गर्म करता है, जबकि क्षोभ मंडलीय वायु ठंडी रहती है। इस तापीय विरोधाभास के कारण कोरियास बल के प्रभाव में ये रात्रि जेट स्ट्रीम उत्पन्न होती है, मैंने आपको बताया। यह एक विशाल पोलर वर्टेक्स यानी ध्रुवीय भंवर बनाती है। इसके नीचे उच्च वायुदाब प्रति चक्रवातीय दशाएं हमें देखने को मिलती है, जहां पर ये उतरती है वहां पर एंटी साइक्लोन बनते हैं। कोल्ड वेव से जुड़ी होती हैं, ध्रुवीय कोल्ड वेव से, शीत लहर से बहुत अच्छे से जुड़ी होती हैं ये पवनें। तो इन पवनों को अगर देखोगे तो ये इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये पोलर वर्टेक्स बनाती हैं और ये पोलर वर्टेक्स जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये हमारा स्टेबल पोलर वर्टेक्स है और ये डिस्टर्ब पोलर वर्टेक्स है। जब मियांडर्स कम रहेंगे तो स्टेबल पोलर वर्टेक्स रहता है, और जब मियांडर्स ज्यादा हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, पोलर वर्टेक्स डिस्टर्ब हो जाता है। हालांकि ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम और ध्रुवीय जेट स्ट्रीम का जो संबंध है एक ही क्षेत्र से है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, वो समताप मंडल से संबंधित हैं और ये किसी अक्षांश विशेष से संबंधित हैं। तो इस तरीके से बेटा हमने क्या देखा, हमने ये पूरा का पूरा टॉपिक देखा है जिसमें हमने जेट स्ट्रीम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को संपूर्ण जेट स्ट्रीम वाला टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आएगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे वीडियो को बहुत बहुत ज़्यादा अगर बात करें प्रचारित करिए, इनका शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा, जय हिंद, नमस्कार।